गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी के पार्ट फर्स्ट में चैप्टर 4 आत्मकथ्य का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका प्रश्नोत्तर हमें नहीं लिखना है, इससे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसका पढ़ना है। इस पाठ को पढ़ना है हमें, ये पढ़ने के लिए है, लेकिन प्रश्न इससे परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि हमारे एग्जाम में गद्य और काव्य खंड पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पाठ को पढ़ना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई काव्य खंड दे दिया जाए और उस काव्य खंड पर आधारित प्रश्न हमसे पूछ लिए जाएं एग्जाम में। क्योंकि हमारे जो गद्य या काव्य खंड आते हैं वो एक पठित आता है और दूसरा अपठित आता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अपठित में इसको पूछ लिया जाए, क्योंकि अपठित का मतलब ही होता है कि जो हमारे द्वारा ना पढ़ा गया हो उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस पाठ पर आधारित प्रश्न का अध्ययन तो हमें नहीं करना है, लेकिन इस पाठ को पढ़ना है। पढ़ने के लिए ये पाठ है हमारे सिलेबस में। तो आइए हम सर्वप्रथम इसके कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। जयशंकर एक छायावादी युग के कवि हैं और लेखक हैं। ये दोनों में माने जाते हैं, इनका नाम आता है कवि और लेखक। ये छायावादी युग के लेखक और कवि हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह वाराणसी में स्थित एक क्वींस कॉलेज में हुई थी। वाराणसी ज़िले के क्वींस कॉलेज यानी जो काशी में स्थित है, क्वींस कॉलेज से इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं रहीं, जिससे कि कक्षा 8 के बाद इनकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकी और वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई रोक दी। बाद में इन्होंने स्वयं ही घर पर जा कर के हिंदी, संस्कृत और फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। ठीक ना, यानी स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने हिंदी, फारसी और संस्कृत इन 3 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 1889 ईस्वी में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। काशी के क्वींस कॉलेज से इन्होंने अपना अध्ययन का कार्य शुरू किया था। इनकी मृत्यु जो है वह 1937 ईस्वी में हो गई थी। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये नाटक हैं, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल ये कहानियां हैं, आंसू, लहर, कामायनी ये काव्य खंड हैं। ठीक, तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब आइए हम इनके द्वारा रचित जो आत्मकथ्य है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, आत्मकथ्य ये हिंदी की एक गद्य विधा होती है। आत्मकथा आप लोगों ने जाना होगा, सुना होगा। तो आत्मकथा जो होती है वह लेखक या कवि द्वारा स्वयं लिखी जाती है। देखिए, 2 चीज़ें होती, एक जीवन परिचय होता है और एक आत्मकथा होती है। तो जीवन परिचय जो होता है वह लेखक या कवि के जीवन पर आधारित वो भी होता है, लेकिन वो दूसरे द्वारा लिखा जाता है, वो लेखक या कवि स्वयं नहीं लिखता है। लेकिन आत्मकथा जो होती है वह लेखक या कवि के द्वारा स्वयं ही अपने बारे में लिखा जाता है। तो एक बार हंस पत्रिका प्रकाशित होती थी। हंस पत्रिका भी नाम आप भी लोगों ने सुना होगा, प्रेमचंद ने उसे प्रकाशित किया था। तो हंस जो है, इस पत्रिका के एक विशेष अंक को छापने के लिए जयशंकर जी से कहा गया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी स्वयं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। तो इस आत्मकथ्य कविता में वह अपनी आत्मकथा लिखना क्यों नहीं चाहते थे, इसके कारणों का उल्लेख किया है। तो वे क्या कारण थे, आइए हम इस बात को इसमें देखते हैं। देखिए, कवि कहता है कि मधुप गुन गुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह रिकागर रीति।
देखिए इसमें कवि कह रहा है कि मधुप गुन गुनाकर, मधुप गुन गुनाकर, मधुप माने होता भंवरा। कवि कहता है कि भंवरे गुनगुनाकर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कहने का प्रयास करते हैं, कौन सी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, और शायद अपने इस गुनगुनाहट के द्वारा वो जो कहानी बताना चाहते हैं उन्हें यह नहीं पता होती है कि यह जीवन तो नश्वर है, ठीक है ना, जो आज है वह कल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, देखो जो पेड़ हैं, पेड़ों से मुरझाकर पत्तियां भी गिर रही हैं, और पत्तियां भी शायद जीवन की नश्वरता को ही बता रही हैं, जीवन की नश्वरता को व्यक्त कर रही हैं। क्योंकि वह यह बताना चाहती हैं कि मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है, ऐसा ही है का मतलब अर्थात नश्वर है। यानी जिस तरह से हम पेड़ों से टूट करके गिर रहे हैं, उसी तरह से यह मनुष्य भी एक दिन इस संसार से टूट करके अलग हो जाएगा। जो संसार को अपना मानता है वह संसार को छोड़कर उसे एक दिन जाना पड़ेगा। इसीलिए वो पत्तियों के द्वारा कवि यह इशारा कर रहा है कि मानव जीवन भी नश्वर है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, तो इसीलिए कवि कह रहा है कि फिर इस जीवन की कहानी सुनाने से क्या लाभ है, क्योंकि यह संसार तो अनंत है, ठीक ना। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, यह संसार अनंत है, अर्थात संसार का अंत इतनी जल्दी नहीं होना है, जबकि जीवन का अंत बहुत जल्द हो जाना है। जिसमें कह रहा है कि नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, जिसमें कितने ही जीवन इतिहास भरे पड़े हैं। यानी हमारे रहने से पहले भी यह संसार था, और हमारे न रहने के बाद भी यह संसार रहेगा, और हमारे आने से पहले कितने जीवन इस संसार में आए, और हमारे जाने के बाद भी कितने जीवन इस संसार में आएंगे। इसीलिए कह रहा है कि यह जो जीवन है वह इतिहास से, जीवन के इतिहास से भरा पड़ा है यह संसार, ठीक ना। फिर कहता है कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कभी कटाक्ष करते हुए कहता है कि इनमें से जो अधिकतर हैं जीव हैं वह एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, ठीक है ना। फिर भी उन्हें शायद कहता है कि हमारी कमजोरियों के बारे में नहीं पता होता है, या वे हमारी कमजोरियां सुनना चाहते हों, ठीक ना। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, अर्थात इस तरह से बता करके वह अपना ही उपहास करते हैं, अर्थात अपनी कमजोरियों को बताते रहते हैं आत्मकथा लिख करके। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी भी थी। कभी कह रहा है कि इतना होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आप यह चाहते हैं कि मैं अपने जीवन की दुर्बलता को, अपनी जीवन की कमजोरियों को आपसे बताऊं, कहूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, रीति एक शब्द है, रीति का मतलब होता है खाली। कभी कह रहा है कि यदि तुम सुनना चाहते हो तो मेरे जीवन को एक खाली गागर की तरह पाओगे, ठीक ना। देखोगे यह गागर रीति, अर्थात मेरा जो जीवन रूपी गागर है वह बिल्कुल खाली है, उसमें कहीं कोई उतार चढ़ाव है ही नहीं। तुम सुनकर सुख पाओगे, लेकिन हमारे इस जीवन की खाली गागर को सुन करके शायद तुम्हें आनंद मिलेगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस छंद का अर्थ भी आपकी समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस पाठ को समझने से के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए आपको चाहिए कि यह वीडियो पूरा देखें। वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में ये पाठ आसानी से आने वाले नहीं हैं, और फिर आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए अब हम इस खंड पर आधारित प्रश्न लिख लेते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न होगा वह होगा मधुप गुनगुनाकर कौन सी कहानी कहना चाहता है, कौन सी कहानी कहता है, कौन सी कहानी कहता है, ये हमारा पहला प्रश्न है।
मधुप गुनगुनाकर कौन सी कहानी कहता है। अब आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न होगा, पेड़ों की पत्तियां क्या इशारा करती हैं। पेड़ों की पत्तियां क्या इशारा करती हैं। ठीक, ये दूसरा प्रश्न हुआ इस खंड पर आधारित। ठीक है ना। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग लिख लेंगे। इसे फेयर कॉपी में लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर, और इस खंड की व्याख्या भी आप लिख लेंगे, जिससे कि ये आपके दिमाग में हमेशा अस्थायी रूप से बना रहे। बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले भागों को हम इसके सेकंड पार्ट में लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू। यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं और या आपने देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपके कोर्स से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको और आपके मित्रों को भी इससे लाभ मिल सके, लाभ हो सके। और कमेंट करके भी हमें यह सूचित करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।